फ्रेंड्स, आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत भाग 30। पिछले भाग में आपने पढ़ा, अलका सुनील से गुस्से से बोली, किस किस बात की माफी दूं मैं आपको सुनील, आपको मजाक लग रहा है ये सब। हाँ, माना कि आप आर्मी वाले हैं और आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब आगे मैं भी मानती हूँ कि आपके लिए आपका फर्ज सबसे पहले है, लेकिन मेरा क्या सुनील, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है। आपसे दूर जाने का सोचकर भी मेरी रूह कांप उठती है। और सिर्फ मैं ही क्यों, हर आर्मी वाले और उनके परिवार वाले भी आम इंसान की तरह होते हैं। क्यों लोग ये कहते हैं कि आर्मी वालों के पास दिल नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्या भगवान ने उन्हें अलग बनाया है? क्या उन्हें दिल नहीं दिया है? क्या उन्हें दर्द नहीं होता? गलत कहते हैं लोग, आर्मी वालों को भी दर्द होता है और उनके परिवार को भी। किसी के जाने से किसी की जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन बिखर जरूर जाती है सुनील। बचपन से मैंने बहुत कुछ खोया है, बहुत रिश्ते खोए हैं। अब आपको नहीं खोना चाहती सुनील, नहीं खोना चाहती मैं आपको। इतना कहकर अलका वहीं घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी बात सुन दरवाजे पर खड़े राजू, आरोही, बंटी और सोनिया की आंखें भी भर आई। वो चारों यहाँ एक साथ वक्त बिताने के लिए आए थे, लेकिन जब उन्होंने अलका के चीखने की आवाज सुनी तो चुपचाप वहीं खड़े होकर उसकी बातें सुनने लगे। खुद सुनील, जो हमेशा सबके सामने हंसता रहता था, उसकी भी आंखें भर आई। उसे कभी मौत से डर नहीं लगा। मौत से डरना उसने उसी दिन से छोड़ दिया था जिस दिन उसने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया था। लेकिन कहते हैं ना, जब प्यार जिंदगी में आता है तो हर चीज का डर लगने लगता है, अपने लिए नहीं, अपने प्यार के लिए। ऐसा ही कुछ सुनील के साथ भी था, मात्र इस ख्याल से कि अगर उसे कुछ हो गया तो अलका का क्या होगा, उसकी रूह कांप उठी ये सोचकर। ठीक ऐसा ही हाल राजू, आरोही और बंटी, सोनिया का भी था। ये सब अपनी जिंदगी की नई शुरुआत तो करने जा रहे थे, लेकिन साथ ही एक डर भी बना था कि न जाने कब किसका साथ छूट जाए। इस समय वहाँ कुछ ऐसे हालात बन गए थे कि कोई किसी को संभाल नहीं पा रहा था। सबके भीतर कुछ टूट सा रहा था। सच में कितनी कठिन होती है ना आर्मी वालों और उनके परिवार वालों की जिंदगी। हम तो मात्र कल्पना कर सकते हैं, पर जरा सोचिए, जिन पर बीतती है वो कैसे रहते होंगे। अलका न जाने कब से ऐसी ही रोती रही। उसका डर, उसका गुस्सा अब आंसुओं के रूप में बाहर आ रहा था। काफी देर बाद भी अलका का रोना कम नहीं हुआ तो सुनील ने उसके पास घुटनों के बल बैठकर उसे गले लगाना चाहा, लेकिन अलका ने उसे झटक दिया। सुनील ने फिर अलका के करीब जाना चाहा, लेकिन अलका ने फिर से झटक दिया। ऐसे ही 3-4 बार हुआ। सुनील ने देखा कि अलका मान नहीं रही है तो उसने अलका के दोनों हाथ पकड़ उसे अपने सीने से लगा लिया। छोड़िए मुझे, दूर रहिए मुझसे, अलका सुनील से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, लेकिन सुनील ने उसे नहीं छोड़ा। ये देख अलका उसके सीने पर जोर जोर से मारने लगी। सुनील को चोट तो लग रही थी, लेकिन फिर भी वो चुप था। उसने एक बार भी अलका को नहीं रोका, बस चुपचाप मार खाता रहा। अलका उसे मारते हुए रोते रोते बोले जा रही थी, आप जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप बहुत बुरे हैं, जाइए यहाँ से, दूर रहिए मुझसे। अलका ये बोलते बोलते काफी देर तक सुनील को मारती रही, लेकिन सुनील ने कुछ नहीं कहा। अलका जब मारते मारते थक गई तो सुनील के गले लगकर ही और जोर जोर से रोने लगी। आई एम सॉरी अलका, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद कभी ऐसी बातें जुबान पर नहीं लाऊंगा और आई प्रॉमिस तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, सुनील ने प्यार से कहा। सुनील बिल्कुल सही कह रहा है अलका, तुम्हारा सुनील कभी नहीं जाएगा तुम्हें छोड़कर, राजू उन लोगों के पास आते हुए बोला। उसके साथ ही बंटी, सोनिया और आरोही भी वहां आ गई। हाँ अलका, अगर इसने कभी मेरी बहन से दूर जाने की सोची भी ना तो मार मार कर इसे तुम्हारे पास ले आऊंगा, फिर ना तुम इसे अपने पल्लू से बांध कर रखना, बंटी ने मजाक करते हुए कहा। उसकी बात सुन सब हंसने लगे। पक्का ना, अब आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे ना, अलका ने मासूमियत से पूछा। नहीं बाबा, कभी नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर, सुनील ने कहा तो अलका सुनील के गले लग गई। सुनील ने बाकी सबको भी अपने पास आने का इशारा किया। सब सुनील के पास गए तो सुनील ने सबको अपने गले से लगा लिया। अगले दिन सबने शादी की तैयारी करनी शुरू कर दी, क्योंकि वक्त कम था। घर के सारे बड़े तैयारियां करने में व्यस्त हो गए। अलका, सुनील, बंटी, सोनिया, राजू, आरोही
अपनी अपनी शादी की शॉपिंग करने चले गए। सबने अलग अलग जाकर शॉपिंग करने का सोचा ताकि काम जल्दी हो जाए। सुनील अलका को एक बड़े से दुकान में लेकर गया शादी का लहंगा देखने के लिए। सुनील ने पहले अलका के लिए लहंगा दिखाने को कहा। दुकानदार ने बहुत से लहंगे दिखाए, लेकिन अलका और सुनील को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। तभी अलका की नजर एक स्टैचू पर पड़ी जिसने खूब सुंदर सा रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था। अलका ने देखा सुनील कपड़े देखने में व्यस्त था। अलका स्टैचू के पास गई और उस लहंगे को छूकर देखने लगी। वो लहंगा सच में बहुत सुंदर था। ले लीजिए मैम, ये लहंगा पर बहुत सुंदर लगेगा। वहाँ की एक वर्कर ने लहंगा देखते हुए कहा। जी, अलका ने कहा और लहंगे पर लगे प्राइस टैग को देखा। वो लहंगा पूरे 50,000 रुपए का था। ये देख अलका ने वो लहंगा छोड़ दिया। क्या हुआ मैम, लेना है आपको ये लहंगा? उस वर्कर ने फिर से पूछा। नहीं, आप मुझे कोई और लहंगा दिखा दीजिए, अलका ने कहा। तभी पीछे से आवाज आई, मैम प्लीज आप यही लहंगा निकाल दीजिए, हमें यही लेना है, सुनील ने कहा। पर सुनील, ये बहुत महंगा है, अलका ने कहा। पर तुमसे ज्यादा नहीं, समझी? एक बात हमेशा याद रखना अलका, तुम्हें कभी भी अपना मन मारने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करूंगा। माना मेरे लिए मेरा फर्ज जरूरी है, लेकिन ये सब कुछ मैं अपने परिवार, अपनी बीवी और सुनील अलका के कान के पास जाकर धीरे से बोला, अपने होने वाले बच्चे के लिए ही तो कर रहा हूँ। सुनील के मुंह से बच्चे की बात सुन अलका के गाल शर्म से लाल हो गए। वो दोनों बात ही कर रहे थे। तभी उस वर्कर ने आकर कहा, मैम आप चाहे तो लहंगा एक बार ट्राई कर देख सकती हैं। नहीं, आप इसे पैक कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि ये लहंगा मेरी होने वाली वाइफ हमारी शादी के दिन ही पहने। मैं इसे इस लहंगे में हमारी शादी वाले दिन ही देखना चाहता हूँ, सुनील ने कहा। तो वर्कर भी मुस्कुरा दी। उसके बाद सुनील ने भी अपने लिए शेरवानी खरीदी और दोनों वहां से बाहर आ गए। सुनील आगे बढ़ने लगा, लेकिन अलका ने उसका हाथ पकड़ लिया। अलका ने सुनील को रोका। क्या हुआ अलका, रुक क्यों गई? सुनील ने पूछा। सुनील, मैं एक बार अपने घर जाना चाहती हूँ प्लीज, अलका ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें वहां जाने की, सुनील ने गुस्से से कहा। सुनील प्लीज, वैसे ही 3 दिन बाद हमारी शादी है, उसके बाद बहुत सी चीजें बदल जाएगी, सारे रिश्ते सब हक। शादी के बाद न सिर्फ मेरा नाम बल्कि मेरी इज्जत भी आपके साथ जुड़ जाएगी। प्लीज एक बार मैं उस घर जाना चाहती हूँ जहाँ मैंने अपना बचपन, अपना सारा सुख दुख बिताया, अलका ने कहा। पर अलका, सुनील प्लीज, अलका ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। अच्छा ठीक है चलो, सुनील ने कहा और दोनों सागर जी के घर चल पड़े। दोनों जैसे ही दरवाजे के पास गए, अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। दोनों भागते हुए अंदर गए। अंदर का नजारा देखकर दोनों दंग रह गए। सरोज जी ने हमेशा अलका को परेशान करने के चक्कर में अपने बच्चों को ही बिगाड़ा था। बचपन से लेकर आज तक वो सारा काम केवल अलका से ही कराती थी। सोनिया और नक्श से वो एक काम भी नहीं कराती, लेकिन सोनिया ज्यादातर सागर जी के साथ रहती थी, इसलिए उसके अंदर उनके दिए हुए संस्कार थे। वो दिल की बुरी नहीं थी, बस सरोज जी ने उसे भड़का दिया था। शायद इसीलिए वक्त के रहते उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन सरोज जी के अधिक लाड़ प्यार से नक्श को बिगाड़ दिया था। सरोज जी को अलका को परेशान करने से फुर्सत ही नहीं मिलती कि वो किसी और चीजों पर ध्यान दे सके, और सागर जी की सरोज जी के आगे चलती ही नहीं थी। उन्होंने कभी कुछ कहना भी चाहा तो सरोज जी उन्हें चुप करा देती। इन सब का ये असर हुआ कि नक्श गलत संगत में पड़ गया। उसे जुए, शराब जैसी चीजों की आदत हो गई थी। आज भी नक्श जुआ खेल रहा था जिसमें वो हार गया था, लेकिन उसके पास देने को पैसे नहीं थे। जिन लोगों के साथ उसने जुआ खेला था उन्होंने उसे धमकी दी थी कि अगर वो उन्हें पैसे नहीं देगा तो वो लोग उसे जान से मार देंगे। नक्श गुस्से से घर आया तो उसने देखा सरोज जी सोनिया की शादी के लिए गहने निकाल रही थी। ये देख नक्श की आंखों में चमक आ गई। वो सरोज जी के पास गया और उन गहनों को छूकर देखने लगा। अरे नक्श बेटा, तू आ गया, ये देख, ये सारे गहने मैंने सोनिया के लिए रखे हैं, अच्छे हैं ना? सरोज जी ने कहा। हाँ माँ, बहुत अच्छे हैं,
पर ये सब सिर्फ सोनिया के लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं है। नक्श ने मक्कारी से कहा, तेरी होने वाली बीवी के लिए भी मैंने बनवा कर रखे हैं सब, सब्र रख बस तू। सरोज जी ने हंसते हुए कहा, तो माँ ये सब आप मुझे दे दीजिए। कहते हुए नक्श ने एक हार उठा लिया और उसे देखते हुए मक्कारी से बोला, इसे बेचकर तो पैसे ही पैसे मिलेंगे। ये सुन सरोज जी दंग रह गई। उन्होंने झट से नक्श के हाथ से हार छीन लिया और गुस्से से बोली, ये क्या बकवास कर रहा है तू? ये खानदानी हार है जो मैंने सोनिया के लिए संभाल कर रखा है। अरे माँ, अभी तो कहा आपने कि आपने अपनी बहू के लिए भी रखा है ये सब, तो बस समझ लो कि आप अपनी बहू को दे रही हो ये सब। कहते हुए नक्श सोनिया के हाथों से भी फिर से गहने लेने की कोशिश करने लगा। नक्श कहते हुए सरोज जी ने एक जोरदार थप्पड़ नक्श के गालों पर मारा। तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है और क्यों बेचना है तुझे हार? क्या कमी की है हमने तुझे? सरोज जी ने गुस्से से कहा। कमी? हंसते हुए, आपने किया ही क्या है आज तक मेरे लिए? ये 2-4 कपड़े दिलाकर और पढ़ाकर आपको लगता है कि आप मुझे सब दे रही हैं। अरे इन सब से क्या होता है? इन सब से कुछ नहीं होगा। मुझे अमीर बनना है, अपने शौक पूरे करने हैं। आप लोगों की तरह भिखारियों की जिंदगी नहीं जीनी मुझे। जो पैसा मैं जुए में हार गया उसे चुकाऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करो। आपको तो अपने बेटे से ज्यादा प्यारा ये जेवर है। मुझे कुछ दिन दो, मैं कमाकर दिखाऊंगा आपको। आपके ये जेवर मुंह पर मारूंगा आपके। नक्श के मुंह से इतनी गंदी बात सुन सरोज जी वही जड़ हो गई। वाह बेटा, तेरे लिए मैंने क्या क्या किया और तुझे लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया तेरे लिए? सरोज जी नम आंखों से बोली, सिर्फ खाना कपड़ा दे देने से जिम्मेदारी नहीं पूरी होती। मेरे दोस्तों के मम्मी पापा को देखा है आपने, एक से एक महंगी गाड़ी जूते दिलाते हैं उन्हें उनके घर वाले, और एक आप लोग हैं जिनकी गाड़ी तो छोड़ो, एक ब्रांडेड कपड़ा खरीदने तक की औकात नहीं है। नक्श ने कहा, वाह बेटा, बहुत अच्छे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटे के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ूंगी वो आज ऐसे बोलेगा। सरोज जी नम आंखों से बोली, ऐसा भी क्या किया है आपने मेरे लिए? और आप जैसी औरत ना कभी किसी की सगी नहीं हो सकती। आपने तो उस लड़की को भी कभी नहीं समझा जिसने आपके लिए इतना सब कुछ किया। अरे क्या नहीं किया अलका ने आपके लिए, और आपने तो उसे बेटी मानना तो दूर, उसे इंसान तक नहीं समझा। नक्श के कहे शब्द गर्म शीशे की तरह सरोज जी के कानों में पिघल रहे थे। उनकी आंखों के सामने बचपन से लेकर आज तक अलका के साथ किए गलत व्यवहार याद आने लगा। उन्हें सब कुछ याद आने लगा कि जब अलका छोटी थी तो कैसे उनके आगे पीछे घूमा करती थी, लेकिन सरोज जी हमेशा उसे झटक देती थी। वो बच्ची उनसे कभी कुछ नहीं चाहती थी सिवाय प्यार के, लेकिन सरोज जी उसे वो भी नहीं दे पाई। सरोज जी ये सब याद कर जमीन पर धम से बैठ गई। ये सब नाटक बंद कीजिए और ये हार मुझे दे दीजिए। मुझे अपने दोस्तों को पैसा वापस करना है। कहते हुए नक्श सरोज जी के हाथ से वो हार छीनने लगा। नक्श, छोड़ इसे, ये खानदानी हार है, तेरी दादी ने मुझे दिया है, छोड़ इसे। कहते हुए सरोज जी वो हार नक्श से छीनने लगी। नक्श ने देखा कि सरोज जी वो हार नहीं छोड़ रही थी, तो उसने सरोज जी को जोर से धक्का दे दिया और वो हार उनसे छीन लिया। ऐसे धक्का देने की वजह से सरोज जी गिर पड़ी। वो गिरने ही वाली थी कि तभी किसी ने आकर उनका एक हाथ थाम लिया। सरोज ने उठकर देखा तो उनका एक हाथ सुनील और एक हाथ अलका के हाथों में था। अलका को देख वो फफक पड़ी और उसके गले लगकर रो पड़ी। शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी माँ से ऐसी बातें करते हुए? ये तुम्हारी माँ है नक्श, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। अगर नहीं भी किया होता ना, तब भी तुम्हें इनका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तुम्हें 9 महीने तक अपने खून से सींचा है, दर्द झेला है तुम्हें पैदा करने के लिए, और कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि इन्होंने तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं। अलका ने गुस्से से कहा, ये लेक्चर जाकर किसी और को देना, समझी? मुझे से कोई मतलब नहीं है कि इन्होंने मेरे लिए क्या किया और क्या नहीं। कहते हुए नक्श अलका के हाथ से वो हार छीनने लगा, लेकिन अलका ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। ये लड़की देख, ये हमारे घर का मामला है और तुझे इसमें पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप ये हार मुझे दे दे, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। नक्श ने अलका को उंगली दिखाते हुए कहा। तभी सुनील ने आगे आकर नक्श का हाथ पकड़ लिया। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।